हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में अभी तक हम क्या कर चुके हैं, हमने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में बात करनी है इस वीडियो में। इससे पहले हमने क्या बात किया था, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल, ये हमने कर लिया था। ठीक है, इससे पिछली वीडियो जिसने नहीं देखी वो जाकर के देख लो तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे कि और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का क्या यूज़ है। ठीक है, तो हम इसको देखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी, और इससे आगे जो आप नेक्स्ट जब बड़ी क्लासेस में जाओगे तो वहाँ पर भी आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, देखो हम स्टार्ट करते हैं, इसके बेसिक से स्टार्ट करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। तो देखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, इसमें देखो हमसे पहले हम बात करते हैं कि इसकी बेसिक के बारे में। देखो हम स्टार्ट करेंगे मोनोक्रोमेटिक लाइट से। मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होती है, देखो जो आप घर में जो बल्ब होता है आपका, वो सिंगल उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी बल्ब बोलते हैं, साधारण बल्ब है। उसके अंदर जो लाइट की वेवलेंथ होती है ना, पढ़ा है ना, लाइट की क्या होती है, वेवलेंथ होती है। डिफरेंट लाइट्स की डिफरेंट वेवलेंथ होती है। तो जो उसके अंदर जो लाइट होती है वो चारों तरफ फैल जाती है। ठीक है, लेकिन आपने देखा होगा लेज़र लाइट देखी है, लेज़र लाइट में जो उसकी बीम निकलती है, मतलब कि देखा होगा ना कि जो रोशनी जो निकलती है वो डायरेक्ट एक डायरेक्शन में निकलती है और बहुत दूर तक जाती है। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर जो लेज़र लाइट होती है कई सारी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, उसके अंदर कोहेरेंट लाइट होती है, वो एक तरह की मोनोक्रोमेटिक लाइट बोलते हैं हम उसको। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट लेज़र लाइट होती है जिसके अंदर जो लाइट की वेवलेंथ होती है उसमें वो क्या होती है, सेम होती है, इसलिए वो इधर उधर डायरेक्शन में फैलती नहीं है। ठीक है, लेकिन जो ऑर्डिनरी बल्ब होता है उसकी जो वेवलेंथ होती है वो इधर उधर डायरेक्शन में फैल जाती है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ क्या होती है, किसी की कम किसी की ज़्यादा, क्योंकि इसके अंदर जो बीम होती है लाइट की, डिफरेंट जो पार्टिकल्स हैं लाइट के, उनके सभी की जो वेवलेंथ होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, लेकिन जो लेज़र लाइट होती है, मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है जिसके अंदर, उसमें सभी की क्या होती है, वेवलेंथ सिंगल होती है। ठीक है, सेम वेवलेंथ होती है, इसलिए वो इधर उधर फैलती नहीं है लेज़र लाइट, इसलिए वो एक डायरेक्शन में जाती है। ठीक है, समझिए। इसलिए लिखा हुआ है लाइट हैविंग ओनली वन टाइप ऑफ वेवलेंथ, सिंगल टाइप की वेवलेंथ होती है उसके अंदर मोनोक्रोमेटिक लाइट में। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हम बात करते हैं, देखो प्लेन पोलराइज लाइट। प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती है, देखो व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट पासिस थ्रू निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म, देखो एक प्रिज्म होता है जिसको हम निकोल प्रिज्म बोलते हैं, हम यूज़ करते हैं किस लिए, व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट पास थ्रू निकोल प्रिज्म। जब निकोल प्रिज्म से, ये निकोल प्रिज्म है, यहाँ पर मैंने लिख दिया है। ठीक है, निकोल प्रिज्म। ठीक है, इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान रख लो। निकोल प्रिज्म से जब हम मोनोक्रोमेटिक लाइट पास करते हैं, ये मोनोक्रोमेटिक लाइट है। ठीक है, ये मोनोक्रोमेटिक लाइट है, पास करते हैं। ये जो लाइट है ये अभी देखो ये एक्स वाई और जेड है। ठीक है, तो मतलब कि एक्स वाई जेड ये अलग अलग डायरेक्शन में अभी शो हो रही है। ठीक है, लेकिन जब इससे हम पास करेंगे, जब ये लाइट ऐसे इधर से जाएगी इसके थ्रू, तो ये इस तरीके से वाइब्रेट करेगी। अभी तो ये इस तरीके से है। ठीक है, ये अलग अलग ऐसे है, अलग अलग एक्स वाई जेड डायरेक्शन में, लेकिन जब ये निकोल प्रिज्म से पास करती है तो ये क्या है, लाइट वाइब्रेट इन ओनली वन पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो जाएगा ऐसे। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगी। ठीक है, तो ये तीन जो हमने दिखाई थी बीम लाइट के, ये तीन इस तरीके से हो जाएंगी जब हम इसको निकोल प्रिज्म से क्या करेंगे, पास करेंगे, तो ये स्ट्रेट हो जाएंगे। अब देखो ये स्ट्रेट लाइट जब हो जाएंगी तो इनको हम, इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, देखो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। अभी समझ में आएगा कि हम ये सब क्यों पढ़ रहे हैं। देखो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड क्या होता है, देखो ये भी इंपॉर्टेंट यहाँ से स्टार्ट होता है। द कंपाउंड विच रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट, और वी कैन से विच चेंज द डायरेक्शन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ठीक है, इसका मतलब क्या, देखो कोई भी कंपाउंड जो क्या करे, रोटेट कर दे किसको, प्लेन पोलराइज लाइट को। ठीक है, उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या होते हैं कि जो कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर दे, अभी तो इस तरीके से है, इसको रोटेट कर दे, या तो लेफ्ट साइड रोटेट कर दे या राइट साइड रोटेट कर दे। ठीक है, तो उस कंपाउंड को हम बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ठीक है, सेम चीज़ इसमें भी लिखा हुआ है कि विच चेंज द डायरेक्शन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट, दोनों एक ही बात है। ठीक है, जो डायरेक्शन चेंज कर दे, मतलब लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड कर दे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसमें लिखा हुआ है लेवो रोटेटरी होता है, एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। मैंने आपको करवाया था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में भी लेवो और डेक्स्ट्रो, तो वो यहाँ पर समझ में आएगा। देखो लेवो रोटेटरी कंपाउंड क्या होते हैं, द कंपाउंड विच रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट टुवार्ड्स लेफ्ट साइड।
लेवो और लेफ्ट दोनों, ठीक है, एल से आ रहे तो इसको ध्यान रखना। लेवोरेटरी कंपाउंड कौन से होते हैं कि जो लेवोरेटरी कंपाउंड होते हैं वो प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट साइड रोटेट कर देते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं लेवोरेटरी रोटेटरी कंपाउंड। और डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड क्या होते हैं, जो क्या करते हैं, जो प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड में क्या करते हैं, रोटेट कर देते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्या, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है स्टूडेंट। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, ये चीज़ें कुछ टर्म्स है इनको ध्यान रखना, ठीक है। ये बेसिक है बहुत ही, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करेंगे कि ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स के बारे में हम बात करेंगे। ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कोई कब हो सकता है, कोई भी कंपाउंड होगा उसको हम कब बोलेंगे कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है। देखो ये रोटेट तभी होगा जब वो कंपाउंड क्या हो, ऑप्टिकली एक्टिव हो। प्लेन पोलराइज लाइट रोटेट तभी होगी जब हम क्या कहें, जब हमारा कंपाउंड क्या हो, ऑप्टिकली एक्टिव हो, ठीक है। लेकिन हमारे पास हमें कब पता चलेगा कि वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, ठीक है। तो उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो इसको अभी नोट करो, फिर हम इसकी बात करते हैं आगे। स्टूडेंट्स अब देखो हम बात करेंगे कि कंडीशन कौन कौन सी है कंपाउंड की ऑप्टिकली एक्टिव होने की, ठीक है। तो देखो कौन कौन सी कंडीशन है, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। देखो स्टूडेंट्स फर्स्ट पॉइंट क्या है, कंपाउंड शुड हैव कायरल सेंटर। जो कंपाउंड है अब उसको क्या होना चाहिए, कायरल सेंटर होना चाहिए उसमें। देखो कायरल सेंटर क्या होता है, जैसे कार्बन के पास 4 बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो 4 बॉन्ड, ये चारों डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए इसके पास, ठीक है। तो हम मान के चलते हैं ये ऐसे बना रहा है बॉन्ड, ठीक है। यहाँ OH है, Cl है, C2H5 है और यहाँ पर CH3 है। तो इसने क्या किया, 4 डिफरेंट ग्रुप हैं इसके पास, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये क्या है, एक कायरल सेंटर है, ठीक है। कायरल सेंटर की डेफिनेशन लिख दी मैंने, व्हेन कार्बन अटैच टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कायरल सेंटर। ये 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना। कायरल सेंटर समझ में आ गया, जब कार्बन के पास 4 डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं अटैच, तो उसको हम बोलते हैं कायरल सेंटर। तो मतलब उस कंपाउंड में कायरल सेंटर होना चाहिए, ठीक है। तो कायरल सेंटर उसमें अगर होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, कंपाउंड क्या है, वो ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है। अभी धीरे धीरे सारा कुछ समझ में आएगा, ठीक है। तो अभी देखो पहले समझ लो, कंपाउंड शुड नॉट हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री। कंपाउंड के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, ना सेंटर ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए, ना एक्सिस ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए। आपका जो सिलेबस है एनसीईआरटी उसमें बस प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में पूरे बताया हुआ है। सेंटर ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है वो हाई लेवल क्लासेज जो पढ़ोगे नेक्स्ट आप बीएससी या फिर नेक्स्ट जब आगे पढ़ोगे तब वहाँ पर आपको पूछा जाता है। इसमें आपको सिंपल प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में बताना है। प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए मतलब कंपाउंड के अंदर, ठीक है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होती क्या है उसको हम देख लेते हैं। व्हेन कंपाउंड इज प्लेनर देन इट पजेस प्लेन ऑफ सिमेट्री। और कोई कंपाउंड है वो प्लेनर है, ठीक है। जैसे मैं बात करूं अगर जैसे इसकी मान के चलो कोई भी मेटल है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है 4 लिगेंड अटैच है, ठीक है। 4 लिगेंड कोई भी अटैच हो सकते हैं। तो ये क्या है, ये स्क्वायर प्लेनर है ना, ये क्या है, स्क्वायर प्लेनर है, हमें पता है। तो स्क्वायर प्लेनर में नाम से पता चल रहा है हमें कि प्लेनर, उसमें प्लेन है उसमें, ठीक है। या फिर ट्राइगोनल प्लेनर या फिर स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। ट्राइगोनल प्लेनर, ये मेटल है बीच में, ये ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। तो ये यहाँ पर लिगेंड अटैच है, तो ये क्या है, प्लेन है ये, मतलब एक प्लेन में नहीं होना चाहिए। तो अगर प्लेन वहाँ पर है तो वहाँ पर वो क्या होगा, उसको हम बोलेंगे कि वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, ठीक है। तो इसलिए लिखा हुआ कंपाउंड शुड नॉट हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर उसमें नहीं है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इस चीज़ को ध्यान रखना, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, ठीक है। इस चीज़ को बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, ध्यान रखना। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है अगर प्रेजेंट है तो ऑप्टिकली एक्टिव वो क्या होगा, नहीं होगा, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा तो क्या होगा, उसको हम बोलेंगे दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, वो हम बोलेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। तो एक्टिव ना हो करके वो क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। ऑप्टिकल इनएक्टिव, समझ गए इस चीज़ को, इसी को ध्यान रखना। नेक्स्ट है हमारा कंपाउंड शुड हैव नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, ठीक है। अब देखो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज क्या होता है। मिरर इमेज समझ लो पहले, कंपाउंड शुड, पहले तो कंपाउंड जो है उसकी मिरर इमेज बननी चाहिए, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें इसकी, अगर हम बात करते हैं जैसे कि CO, यहाँ Cl है, यहाँ पर
ये इस तरीके से है, ठीक है। यहाँ पर भी Cl मान लो, ठीक है। और यहाँ पर ये ऑक्सीलेटो है, ठीक है, ऑक्सीलेटो है एक तरीके से, ठीक है, ये ऑक्सीलेटो है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इसकी अगर मिरर इमेज में बनाना चाहूँ तो मिरर इमेज का मतलब क्या होता है समझते हो? ये मेरा हाथ है, हैंड, और ये भी मेरा हैंड है, दोनों ऐसे हैं, ठीक है। तो दोनों की मिरर इमेज बन रही है, तो मिरर इमेज तो बननी चाहिए, ठीक है, मिरर इमेज बन रही है, लेकिन वो नॉन सुपर इम्पोजिबल होनी चाहिए। और नॉन सुपर इम्पोजिबल क्या होता है? मिरर इमेज तो बन रही है लेकिन वो सुपर इम्पोज नहीं होनी चाहिए, मतलब नॉन सुपर इम्पोजिबल होना चाहिए वो, ठीक है। मतलब कि वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होना चाहिए। देखो मेरा हाथ जो है, अगर मैं आप बोलोगे कि ये तो इम्पोज हो जा रहा है इसके ऊपर, ये तो सुपर इम्पोज हो जा रहा है, लेकिन ये सुपर इम्पोज नहीं हो रहा स्टूडेंट्स। हम इसको ऐसे उठा करके इसके ऊपर रखेंगे तो देखो इसका ये थंब कहाँ जा रहा है, ये थंब कहाँ है, तो ये तो अलग अलग हो गया ना, सुपर इम्पोज नहीं हुआ। सुपर इम्पोज कब होता? जब हम इसको ऐसे इस तरीके से हम करते हैं तो ठीक है, तो ये जो होता है ये सुपर इम्पोज हो जाता, लेकिन तरीका ये नहीं होता सुपर इम्पोज करने का। इसको उठा करके इसके ऊपर रखना है, ठीक है। तो अगर देखो, जैसे कि मैं बात बताता हूँ आपको, जैसे कि 5 है, 5 की अगर मैं मिरर इमेज बनाना चाहूँ तो वो इस तरीके से बनेगी, ठीक है। मिरर में इस तरीके से दिखाई देगा 5 आपको। तो क्या ये सुपर इम्पोजिबल है? अगर इसको उठा करके इसके ऊपर रखोगे, इसको उठा करके रखना है, उल्टा करके नहीं करना, इसको उठा करके जस्ट इसके ऊपर रखना है, ठीक है। तो अगर इसको उठा कर इसके ऊपर रखोगे तो ये किस तरीके से बनेगा? ये इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है, ठीक है। तो नॉन सुपर इम्पोज मतलब सुपर इम्पोज नहीं हुआ इसके ऊपर। सुपर इम्पोज कब होता? देखो मैं बताता हूँ, जैसे कि हम लेते एक और एग्जाम्पल लेते हैं 8 का, ठीक है। तो इसकी मिरर इमेज क्या होगी? इसकी मिरर इमेज सेम ऐसे ही बनेगी, ठीक है। और इसको उठा के इसके ऊपर रख दोगे तो सेम इसके ऊपर ही ऐसे आ जाएगा, ये समझ गए। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? सुपर इम्पोज हो गया। मिरर इमेज इसका भी बन रहा है, इसका भी बन रहा है, ठीक है। मिरर इमेज इसका भी बना, मिरर इमेज इसका बना, मिरर इमेज इसका भी बना, इसका भी बना, लेकिन यहाँ पर नॉन सुपर इम्पोजिबल, सुपर इम्पोज नहीं हुआ, नॉन सुपर इम्पोजिबल, ठीक है। और यहाँ पर सुपर इम्पोज हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है, सुपर इम्पोज हो गया यहाँ पर, इसलिए ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, ठीक है। और ये सुपर इम्पोज नहीं हुआ इसलिए ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। देखो ये लिखा हुआ है, कंपाउंड शुड हैव नॉन सुपर इम्पोजिबल, ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है, ठीक है, इज कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। जो नॉन मिरर इमेज भी बनेगी उसकी, लेकिन नॉन सुपर इम्पोजिबल बननी चाहिए, ठीक है। तो वो क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया यहाँ तक कि कंपाउंड सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बननी चाहिए, मिरर इमेज बननी चाहिए, और लेकिन नॉन सुपर इम्पोजिबल होनी चाहिए, ठीक है, ताकि अगर उसको उठा के उसके ऊपर रखो तो वो उसके जैसा उसके ऊपर एग्जैक्ट ना आ जाए, ठीक है। उसको हम बोलेंगे क्या बोलेंगे? ऑप्टिकली एक्टिव। और जो सुपर इम्पोज हो जाएगा उसको हम बोलेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, मैं एग्जाम्पल समझाया। तो इसको देखते हैं, देखो यहाँ पर इसको अगर मिरर इमेज बनाओगे, इसका मिरर इमेज बनाओगे तो ये चीज़ मिरर में पहले इधर दिखाई देगी, ठीक है, इस तरीके से दिखाई देगी, मिरर में इस तरह दिखाई देगी। ऊपर क्लोरीन ऐसी तब भी दिखाई देगा, क्लोरीन तब भी दिखाई देगा। ये भी, ये जो होगा ये इस साइड चला जाएगा, ऐसे इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर अगर मैं इसको उठा कर इसके ऊपर रखूँ तो ये सेम बन जाएगा इसके, ठीक है, ये सेम इसके ऊपर अगर मैं उठा कर रखूँ ऐसे तो ये इसके ऊपर आ जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे कि ये सुपर इम्पोज हो गया, सुपर इम्पोज हो गया स्टूडेंट्स। ये सुपर इम्पोज मिरर इमेज बन रही है यहाँ पर। अब सुपर इम्पोज जहाँ पर बन रही है, जहाँ सुपर इम्पोज हो गया वहाँ पर तो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा फिर तो, क्योंकि हमें पता है हमें क्या चाहिए? नॉन सुपर इम्पोजेबल चाहिए। क्या करने के लिए? ऑप्टिकली एक्टिव बनाने के लिए। ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए क्या चाहिए? नॉन सुपर इम्पोजेबल चाहिए हमें, लेकिन यहाँ पर सुपर इम्पोज हो गया, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? ऑप्टिकली इनएक्टिव बोलेंगे। ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड हो गया ये, ठीक है। तो इस तरीके से हम समझते हैं, ठीक है। ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव को इस तरीके से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है, समझिए। तो ये आपका बेसिक था ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का। देखो इस वीडियो में मैं आपको यहीं तक बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो जो होगी उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के एग्जाम्पल क्या क्या हैं, ठीक है। हम किस किस एग्जाम्पल में हम बता सकते हैं कि उसमें ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, ठीक है। तो हम उसमें पूरे एग्जाम्पल से समझेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऑप्टिकल आइसोमरिज्म की एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है। तो ये तो बेसिक था और मैंने थोड़ा बहुत डिटेल से समझा दिया आपको, ठीक है। तो ये अगर समझ में आ गया तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो बहुत अच्छे से आसानी से समझ में आ जाएगी, ठीक है।
तो स्टूडेंट्स अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना, और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो या चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।